सो हेलो एवरीवन। अब हम अपना नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यानी स्टोरेज टैंक, जो अपना पेट्रोलियम प्रोडक्शन के सिलेबस में जो लिखा हुआ है गेट के सिलेबस में, स्टोरेज टैंक। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक आते हैं एलएनजी, एलएच और ये स्टोरेज टैंक बेसिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते टॉपिक, पर फिर भी करने पड़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट ना हो इवेटेज होल्ड ना करें, पर सिलेबस में मेंशन है तो करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल, तो हमें क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ये बेसिकली एक पीपीटी है, कॉमन सी पीपीटी। ये पीपीटी से ही सिंपल, इसमें ऑन द पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पीपीटी से ही पढ़ते हैं हम, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म नेचर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिजर्वायर फ्लूइड, जो मेरा रिजर्वायर ऑयल से जो क्रूड ऑयल आता है, जो रिजर्वायर से क्रूड ऑयल आता है, बेसिकली वो क्या रहता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती है उसकी। मतलब कुछ जल्दी फ्लैश हो जाता है, कभी कभी कम फ्लैश पॉइंट होता है। एक फ्लैश पॉइंट क्या होता है वो बता दूंगा। एक सोर होता है मेरा, क्या बोलते हैं उसको, यानी कि मेरा सल्फर कंटेंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सौर क्रूड ऑयल बोलते हैं उसको, सौर क्रूड ऑयल। तो अलग अलग क्रूड ऑयल की अलग अलग प्रॉपर्टी रहती है, तो अलग अलग हमें स्टोरेज टैंक रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, और फॉर स्टोरेज पर्पस ऑल्सो भी, कि मेरे को अपना स्टॉक बढ़ाना है। बेसिकली एक कंट्री होती है, बेसिकली अगर वो वॉर के लिए प्रिपेयर रहती है, हर एक कंट्री अपने इंटरनल वॉर के लिए सब कुछ प्रिपेयर रखती है, तो उसमें ये भी आता है स्ट्रेटेजिक स्टोरेज ऑफ टैंक, मतलब क्रूड ऑयल, कि कभी अगर किसी कंट्री की बाय चांस वॉर होगी तो अपने पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि उस वॉर के दौरान हमें बाहर से कभी किसी की क्रूड ऑयल की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ऐसे ही अपने इंडिया में भी बहुत सारे स्टोरेज टैंक्स हैं। कोस्टल एरिया पे बहुत सारे स्टोरेज टैंक्स लगे हुए हैं। अंडरग्राउंड यानी धरती के अंदर वाले स्टोरेज, ऑन ग्राउंड जो ग्राउंड के ऊपर स्टोरेज टैंक्स रहते हैं। ये दो तरह के स्टोरेज टैंक इंडिया के पास हैं। ठीक है, और रिजर्वायर के अंदर भी मैं क्या स्टोर करता हूँ, जो मेरे डिप्लेटेड रिजर्वायर होते हैं उनके अंदर भी मैं क्या स्टोर करता हूँ, अपना क्रूड ऑयल या गैस। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूँ क्रूड ऑयल की, एक तो हो गया मेरा स्वीट और एक हो गया मेरा सौर, यानी जिसमें सल्फर होता है। तो स्वीट क्रूड ऑयल होता है जिसमें मेरा एक साल आया था क्वेश्चन कि मेरा सल्फर कंटेंट पूछा था, उसमें कि स्वीट होता है मीडियम होता है। ठीक है, तो स्वीट क्रूड ऑयल होता है मेरा जिसमें 0.58% से कम सल्फर हो, और मीडियम 0.5 से 1, हाई 1 से ऊपर सारा हाई हो जाता है, हाई सल्फर। और ये तो मेरा हाई सल्फर, ये मेरा अनएक्सेप्टेबल ही होता है 1 से लेके 4, अगर मेरा इतना ज्यादा सल्फर है तो। ठीक है, तो स्वीट क्रूड ऑयल, मीडियम सौर क्रूड ऑयल, हाई सौर क्रूड ऑयल। ठीक है, बेसिकली इंडिया में मीडियम सौर से लेके हाई सौर तक की प्रोसेसिंग जितनी भी रिफाइनरीज है, एचपीसीएल की हो गई या रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी हो गई, वो इस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने की कैपेसिटी रखती है। ठीक है, तो अपने कितने तरह के स्टोरेज टैंक हो गए, मैंने बोला एक अबव ग्राउंड जो कि मेरा स्टोरेज टैंक रहता है। अगर आप जीजीएस या सीटीएफ भी गए होंगे कभी, जीजीएस यानी ग्रुप गैदरिंग स्टेशन या सेंट्रल टैंक फार्म, जहां पर मेरा सारा ऑयल इकट्ठा होता है, वहां पर अबव ग्राउंड स्टोरेज टैंक लगे रहते हैं। अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक, या तो अंदर हम ग्राउंड खोद, मतलब डिग करके उसके अंदर क्या एक पूरा टैंक लोअर करते हैं अंडरग्राउंड, ताकि मेरा वो फुटप्रिंट क्या बच जाए। और एक होता है मेरा जो रिजर्वायर हो जाते हैं ना, जो डिप्लीट हो जाता है रिजर्वायर, उसके अंदर भी हम पंप करते हैं। ठीक है, फॉर स्टोरेज जो मेरे डिप्लीट हो गए, उनकी पहले वॉल बाउंड्री अच्छे से हम सीमेंट वगैरह डाल के उसकी बाउंड्री क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं, फिर उसके अंदर हम ऑयल पंप कर देते हैं, नेचुरल जो रिजर्वायर होते हैं उनमें। तो ऑफशोर स्टोरेज, बेसिकली ऑफशोर स्टोरेज यानी मेरा जो फ्लोटिंग प्रोडक्शन एफपीएस होता है, जो ऑफशोर में पड़ा होगा, उसमें स्टोरेज वो रहते हैं। बेसिकली टैंक्स, बेसिकली बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं। शिप के ऊपर टैंक्स रहते हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े टैंक्स, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो शिप्स होती है, मेनली क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टेशन मेरा किसके थ्रू होता है, थ्रू सी ही होता है, थ्रू सी होता है। इंडिया में भी अगर मेरा ईरान या इराक से कहीं से भी क्रूड ऑयल आ रहा है, तो वो किससे आएगा, अपना सी से ही आएगा, शिप से आएगा, समुद्री जहाज से ही आएगा। उसमें टैंक्स रहते हैं, तो उसमें भी स्टोरेज टैंक, तो इतने तरह के स्टोरेज टैंक होते हैं। तो बेसिक हमें ये याद रखना, अबव ग्राउंड, अंडरग्राउंड क्यों होते हैं, हमें स्टोरेज टैंक की जरूरत क्यों पड़ती है एक कंट्री को स्टोरेज टैंक की इसलिए जरूरत पड़ती है, अगर इन फ्यूचर मेरा प्राइस बहुत ज्यादा लो हो गया, या फिर प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो कंट्री के पास अपना स्टॉक है इतना
कि इतना मेरा क्रूड ऑयल का प्राइस हाई है तो मैं अपना स्टॉक यूज कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा वॉर हो गई। वैसे ये वाला पहले वाला केस तो बिल्कुल कम ही हो गया क्योंकि नेगेटिव में ही चला गया था, स्टोरेज टैंक फुल हो गए थे। अमेरिका के अंदर क्या हुआ था, खरीदने वाला ही नहीं बचा था, तो क्या वेल तो प्रोड्यूस करता जाएगा, जो इतना प्रोड्यूस कर रहा है करता रहेगा। तो मेरे स्टोरेज टैंक फुल हो गए थे, वो ओवरफ्लो करने लग गए, तब मेरा नेगेटिव में चला गया था प्राइस, ठीक है। तो उसके लिए दूसरा मेरा इमरजेंसी शटडाउन या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन लाइक वॉर। जैसे मैंने कहा वॉर मान लो जब वॉर होती है तो कंट्री की पूरी बाउंड्री सील हो जाती है, तो कंट्री के अंदर अपना पूरा स्टॉक रहना चाहिए। लोकल डिस्टर्बेंस के उसके कारण भी मैं क्या अपना स्टोर रखता हूँ ऑयल। स्टोरेज टैंक्स की रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली। जो ये अपने पेट्रोल पंप पे भी स्टोरेज टैंक लगे रहते हैं ना, ये भी अच्छे से डिजाइन होते हैं बेसिकली। इसमें तो पर मेरा रिफाइंड प्रोडक्ट आता है, जैसे गैसोलीन हो गई, गैसोलीन या पेट्रोल, ये मेरा रिफाइंड होके आता है, पर ये भी डिजाइन रहता है कि मेरा रिएक्ट ना कर जाए किसी उससे, पेट्रोल वगैरह से रिएक्शन ना हो जाए। गाड़ियों वगैरह में रहता है वो प्लास्टिक ही रहता है, क्योंकि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होती है प्लास्टिक। या फिर पुरानी गाड़ियों में जाओगे अब तो पुरानी गाड़ियों में होता है मेटल का होता है, और डिसाइडेड रहता है मेटल, ठीक है। प्राइमरी क्रूड ऑयल अगर हम बिल्कुल वहां से चले, कहाँ से, वेल बोर से, तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे आता है प्रोडक्शन एरिया, जो फील्ड टैंक एरिया है, ईपीएस, जीजीएस, सीटीएफ या सीपीएफ, ग्रुप गैदरिंग स्टेशन, सेंट्रल टैंक फार्म, ठीक है। पाइपलाइन पंप स्टेशन टर्मिनल्स, जहाँ पर मेरा पाइपलाइन की टर्मिनल स्टेशन होगा, वहाँ पे मेरे को जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो मेरा पाइपलाइन से आ रहा है वो मेरे को स्टोरेज करना पड़ेगा। मैरीन टर्मिनल फैसिलिटीज, जहाँ पर मेरी जो पोर्ट होता है बेसिकली सी पोर्ट, जहाँ से मेरे जो शिप आएगी उसमें मेरा लोड होगा, अनलोड होगा बेसिकली क्रूड ऑयल। इंडिया में अनलोड होगा क्योंकि बाहर से आता है मेरा क्रूड ऑयल, इंपोर्ट होता है ना इंडिया में, तो वहाँ पर भी मेरे सी पोर्ट पे भी क्या रहती हैं, स्टोरेज टैंक्स रहते हैं। लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल्स, रिफाइनरी फैसिलिटीज, रिफाइनरी के अंदर भी जहाँ पर मैं रिफाइन कर रहा हूँ बेसिकली वहाँ पे मेरे को क्रूड ऑयल स्टोरेज टैंक्स की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस वहाँ पे रिफाइंड प्रोडक्ट की भी क्या होगी, स्टोरेज टैंक्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये तो थ्योरी है। तो कैसे सिलेक्शन होता है मेरा स्टोरेज टैंक्स का, जो मैं स्टोरेज है, तो उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल भी हम सारा चेक करते हैं। कैसे, मेरा वॉलेटिलिटी कितनी है, वेपर प्रेशर कितना है, वो एक्सप्लोजिव फ्लूइड कितना एक्सप्लोजिव या फ्लेमेबल है, उसका वेपर प्रेशर बेसिकली वेपर प्रेशर से डिसाइड होता है, ठीक है। सोलिबिलिटी, रिएक्टिविटी, कोरोसिविटी, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी, ये सारी फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज से मेरा स्टोरेज टैंक की क्या मटेरियल डिसाइड होता है। भाई कौन सा मटेरियल का बनेगा, कौन सा अलॉय का बनेगा, ठीक है। उस पर कौन सा पेंट होगा, फॉर एग्जांपल अगर मेरा क्रोसिव है तो पेंट मारेंगे, हीट ट्रांसफर। एमिशन कंट्रोल, प्रोटेक्शन ऑफ कंटेंट्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। सेफ्टी मैटर करती है अपना जो हर एक चीज में, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, ऑपरेशनल, हर एक में। टैंक कॉस्ट, एट द एंड कॉस्ट भी मेरा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए क्या टैंक। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को भी टैंक फॉलो करना चाहिए कि अगर लीक हो, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस इन द सेंस मेरा जो नेचुरल बॉडी सोर्सेज है उनसे दूर रहना चाहिए एक अप्रोप्रिएट। क्यों, क्योंकि अगर मेरा कहीं पे लीक वगैरह भी हो गया अगर क्रूड ऑयल, तो मेरा उनको क्या पोल्यूट ना करे नेचुरल वाटर बॉडीज वगैरह हो। तो अपने दो तरह के टैंक, नॉन कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव टैंक्स, ये अभी देखेंगे। पहले देखते हैं हमारा टैंक की कंस्ट्रक्शन, देखते हैं कि कैसा होता है, ठीक है। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट है, ये देखो क्या होता है मेरा टैंक की कंस्ट्रक्शन, टैंक की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो अबव ग्राउंड स्टोरेज टैंक, हॉरिजॉन्टल टैंक, फिक्स्ड रूफ टैंक, मूविंग रूफ टैंक, फ्लोटिंग रूफ टैंक, ये मेरे मेन चार तरह के होते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल टैंक मेरा बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल जो ले हुआ है, जैसे हॉरिजॉन्टल सेपरेट हुआ वैसे। इनका अगर मेरा देखो, अगर फिक्स्ड रूफ टैंक, अब रूफ के ऊपर बात है, अगर मेरा जैसे ये टैंक है ना, टैंक कैसा हुआ टैंक, अगर ये मेरे टैंक का जो रूफ है ना, ये मैंने फिक्स कर दिया, एक मेटल की शीट ली और यहाँ पे वेल्ड कर दिया, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर अगर ऑयल चेंज वो क्या क्रूड ऑयल मेरा यहाँ पर स्टोर करूंगा ना, तो ये वेपर प्रेशर आएगा, तो वेपर प्रेशर इसको उड़ा देगा। तो बेसिकली हैवी क्रूड ऑयल के लिए यूज होता है, जो मेरा वेपर प्रेशर कम देता है, क्योंकि ये फिक्स हो जाता है ना। तो वेपर प्रेशर तो क्या करेगा, इसको फुला के एक तरह से उड़ा देगा। तो फिक्स रूफ टैंक होगा। एक मूविंग रूफ टैंक होता है। मूविंग रूफ टैंक कुछ इस तरह से रहता है,
यहाँ पर कनेक्टेड रहता है, यहाँ पर। तो अगर मेरा क्रूड ऑयल आया ना और वेपर प्रेशर, अगर मेरा प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है ना, तो ये इसको ऊपर लिफ्ट कर देगा, ये क्रूड ऑयल को। ये यहाँ पर क्या, एक पुलिस पहिए टाइप रहते हैं, व्हील्स रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा मूवेबल है, ये तो मेरा फिक्स है, और जो मेरा रूफ है ना, ये मूवेबल है, ऐसे नीचे ऊपर हो सकता है। तो वेपर प्रेशर के हिसाब से ऊपर नीचे, अगर वेपर प्रेशर हाई हुआ तो ऊपर या नीचे हो सकता है। तो मूविंग रूफ टैंक हो गया। और फ्लोटिंग रूफ टैंक, फ्लोटिंग रूफ टैंक मेरा ऐसे रहता है, ये मेरा क्रूड ऑयल हुआ, इसी के ऊपर रूफ, रूफ किसके ऊपर फ्लोट करेगा, इसी के ऊपर, किसके ऊपर, अपने क्रूड ऑयल के ऊपर ही फ्लोट करेगा। ये खुला होगा तो मेरा अगर क्रूड ऑयल ऊपर तक भर गया तो अपने आप रूफ भी ऊपर तक आ जाएगा, समझे। तो फ्लोटिंग रूफ टैंक, इसमें मेरा बिल्कुल भी वेपर नहीं बनने देता, क्योंकि उसके बीच में स्पेस ही नहीं रहती मेरी, ठीक है। इसके बीच में स्पेस ही नहीं रहती, जो खाली स्पेस होती है वो क्या, एलिमिनेट हो जाती है। तो अब इनको इकट्ठे, ये मेरा मोटा मोटा था कि कैसे कैसे होता है। अब एक एक करके थोड़ा डीप में देख लेते हैं। फिक्स्ड रूफ टैंक विद नो इनर फ्लोटिंग रूफ। अब फिक्स्ड रूफ टैंक बिना कॉनिकल शेप, ऐसे इमेजिन करो ये मेरा टैंक है और इस पे कॉनिकल शेप ऐसे कुछ है, कॉनिकल शेप का। अब इसके अंदर भी ना मेरा ड्यूल होता है, एक तो होता है विद नो इनर फ्लोटिंग रूफ, इसके अंदर मैं फ्लोटिंग रूफ भी लगा सकता हूँ, क्रूड ऑयल के अंदर फ्लोटिंग रूफ भी लगा सकता हूँ। और कई टैंक में होता है, कई टैंक में सिंपल रहता है, जैसे मेरा फ्लोटिंग टैंक था, इसमें दोनों को कंबाइन करके, ठीक है। तो सेल्फ स्पोर्टिंग कॉन रूफ, सेल्फ स्पोर्टिंग कॉन रूफ सेल्फ स्पोर्टिंग है, और किससे और कहां पर रेस्ट कर रहा हूं, जो इसका पेरिफल एरिया है, यानी कि इसके पेरीमीटर पे मेरा कॉन रूफ क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ये ऊपर वाला आ रहा है ना वीडियो में, हाँ। तो ये मेरा क्या, यहाँ पर क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, ये सरफेस, ये रूफ, सिंपल, ठीक है। और सेल्फ सपोर्टिंग डोम रूफ भी हो सकता है, ऐसे ऊपर से गोल हो, ठीक है। सेल्फ सपोर्टिंग अम्ब्रेला रूफ, बिल्कुल अम्ब्रेला रूफ इसका है, इसका पार्ट है, पर उसमें ना मेरी वो रहती है, देखो उसमें क्या रहती है, मेरी प्लेट्स इस तरह से रहता है, अम्ब्रेला जैसे होता है ना अपना, रहेगा इस तरह से, पर उसके ऐसे इस तरह का रहेगा। ये तो पूरा गोल हो गया, मतलब पूरा जैसे कोन होता है ना, बिल्कुल वैसा। पर अगर कोन को हम बीच में ऐसे, ये क्या एजिस आ जाएंगी, एजिस कोन के ऊपर, समझ रहे हो। तो ये मेरा अम्ब्रेला रूफ, रेगुलर हेक्सागन विच as many as side as there are roof on plates and supported by at peripheral। सिंपल यही चीज बताइए इस पॉइंट में, ठीक है। स्पॉटेड कॉन रूफ, a roof formed to external surface of the right cone, ये तो बाकी वही चीज है, ठीक है। तो कॉन रूफ हो गया, डोम रूफ हो गया, अम्ब्रेला रूफ हो गया, ठीक है। हाँ, ये लास्ट पॉइंट अलग कर, ये जो मेरा ये कॉन रूफ है ना, बेसिकली इसको हम कई बार ना अंदर स्पोर्टर्स लगा देते हैं, ऐसे स्पोर्टर्स लगा देते हैं, इनको बोलते हैं हम कॉलम्स, और जो ऊपर ग्राइडर्स, इसका मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। कॉलम्स एंड ग्राइडर्स एंड कॉलम्स, ठीक है। ये इसका डायग्राम दिखा देता हूँ कैसे। सपोर्टेड कॉन, ये तो सेल्फ सपोर्टिंग है, यानी कि मेरा कौन उस पे पेरीमीटर पे ही है, वो वजन सारा पेरीमीटर पे ही आ रहा होगा, पर बीच में हम ऐसे कुछ स्पोर्ट भी लगा देते हैं, तो वो स्पोर्टेड कॉन रूफ हो गया। उसका डायग्राम दिखा देता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा एक टैंक है, ये टैंक का आधा ही पार्ट दिखाया गया है। तो ये मेरा कॉन रूफ हुआ ऊपर का, और ये मेरा क्या बीच में लगे हुए हैं स्पोर्टर्स, ये मेरा क्या हुआ है कॉलम, और जो कॉलम और इसके बीच का रहता है, ये रहता है मेरा ग्राइडर, समझ गए, ग्लाइडर बोलते हैं इसको। तो ये मेरा क्या हुआ, सपोर्टिंग रूफ टैंक, जो मेरा सपोर्ट कर दे रहा। क्लियर, डायग्राम से क्लियर हो जाना चाहिए। फिक्स्ड रूफ टैंक,
अब मैंने बोला था दो टाइप के होते हैं, या तो नॉन फ्लोटिंग होगा या फिर फ्लोटिंग होगा। जो मेरा अंदर का जो इनर जो सरफेस रहता है या फ्लोटिंग रहेगा, ठीक है। यानी कि ये मेरा सेल्फ सपोर्टेड अंदर क्रूड ऑयल स्टोर करो, पर मैं कई बार इसमें फ्लोटिंग सरफेस भी लगा देता हूँ ऊपर, ठीक है। तो इनर फ्लोटिंग रूफ, डबल बीमर टैंक्स यूज्ड इन रेन, स्टॉर्म, स्नो एंड डर्ट एरियाज, पैन टाइप सिंगल स्टील डेक रिम्स। ये बेसिकली उसके वो मेंशन है यार, इसकी कंस्ट्रक्शन बेसिकली कैसा रहता है। रिम फ्री ऑफ फ्लोट पैन, हाइट 15 फीट 5 to 200 फीट, डायमीटर इतना, हाई स्टैंड स्टील। ये अपने काम का नहीं है इतना, इतना अपना गेट में कोई याद नहीं रखेगा, और जबकि ये मेरा टॉपिक क्या है, लेस इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस ये याद रहना चाहिए मेरा फिक्स रूफ टैंक कैसा रहता है। फिक्स रूफ कोनिकल टैंक, इनर फ्लोटिंग टैंक हो गया, और फ्लोटिंग कवर इस अगर मेरी फ्लोटिंग कवर फाइबर ग्लास या फिर लेदर रिज्ड फोम इनसे बनी हुई, यस इनसे बना हुआ है जो मेरे फ्लोटिंग कवर है, तो इनको मैं बोलता हूँ हामाउंट टाइप। ये हामाउंट टाइप हो गई। इसका फायदा क्या रहता है, इन चीजों का फायदा क्या रहता है, अगर मेरा बीच में इसमें अगर मेरा क्या हुआ, कोई लीक हो गया ना, पंचर हो गया, तो ये डूब जाएगा। पर ये चीज, इस चीज का, ये वाली चीज जो है ये ऊपर तैरती रहेगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या रहती है, जैसे वुड तैरती है ना अपनी, वैसे ही फाइबर ग्लास वगैरह ऊपर तैरता रहेगा, चाहे पंचर भी हो जाए आपकी क्या फ्लोटिंग रूफ। तो उसको हम हामाउंट टाइप बोलते हैं, हामाउंट टाइप। क्लियर, सिंपल। तो क्या याद रखना है, फिक्स रूफ होता है, फिक्स रूफ में मेरा फ्लोटिंग रूफ भी आ जाता है इसके अंदर ही, और मेरा क्या हामाउंट टाइप में मेरा क्या पंचर हुए तो वो डूबेगा नहीं। किसका बना होता, फाइबर ग्लास या रीइंफोर्स्ड पॉलिएस्टर और लेदर और रिजिड फोम, ठीक है, रिजिड फोम, जो बेसिकली ये अपना क्या रहता है, गत्ता टाइप रहता है, जो मतलब बोर्ड टाइप। तो इसके बाद पढ़ते हैं हम हमारा मूविंग रूफ टैंक। फिक्स रूफ टैंक के बाद अपना मूविंग रूफ टैंक मैंने कैसे बताया था, अभी इसकी फिगर दिखाता हूं। हाँ, ये वाली मैंने फिगर बताई थी कि यहाँ पे ये क्या मेरे व्हील्स टाइप लगे हुए हैं जो इसको लिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ये होता है, इसको बोलते हैं हम लिफ्टर रूफ टैंक। मूविंग रूफ टैंक में ही आता है। ये मेरा पहला पार्ट हो गया लिफ्टर रूफ टैंक, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये क्या होता है, बेसिकली क्रूड ऑयल इसमें आया, अगर मेरा वेपर प्रेशर हाई हुआ तो ये रूफ टैंक क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा, ये लिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अलग से लगा रहता है, ठीक है। रूफ इज सेपरेट फ्रॉम द टैंक शेल एंड फ्री टू मूव विद सुटेबल गाइड्स एंड कंट्रोल्स टू वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। जीनियस सोल्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग लार्ज variable vapor space without needing vapor receivers or gas holders. The seals on tanks are of a liquid seal or fabric type. Conserves vapor of volatile. Basically volatile crude oil के लिए यूज होता है। फिक्स रूफ होता है जो मेरा हैवी के लिए होता है, फिक्स रूफ, ठीक है। तो ये हो गया, और अपना ये वाला भी आता है, एक बैलून टाइप आता है, बैलून टाइप रूफ, बैलून रूफ टैंक। ये भी मूविंग टैंक में आता है। इसमें मेरा कैसे रहता है, कुछ इस तरह से मेरा ये, पर ये मेरा फ्लेक्सिबल रहता है, बेसिकली फ्लेक्सिबल रहता है। अगर मेरा वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ ना, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। अगर मेरा वेपर प्रेशर बढ़ा तो बैलून की तरह ऊपर ऐसे हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। तभी इसको हम बोलते हैं बैलून रूफ टैंक, ठीक है, ठीक है। सेम मेरा होता है ब्रीथर रूफ टैंक। ब्रीथर्स मेरा कैसे रहता है, ब्रीथर में मेरा कुछ इस तरह से रहता है, कौन रूफ टाइप होता है, पर ये मूवेबल रहता है। अगर मेरा अंदर प्रेशर ना हुआ ना तो ये नीचे हो जाएगा, अगर मेरा प्रेशर आया तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ एक्सटेंड हो जाएगा। ये देखो, ये मेरा जब प्रेशर आया हुआ तो कौन टाइप बना हुआ है, और ये मेरा बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, ठीक है। सिमिलर टू कॉन रूफ टैंक, यूज फॉर स्टोरेज, सिमिलर टू कॉन रूफ टैंक की तरह होता है, पर जो मेरा वो होता है, और व्हेन रूफ इज रेस्टेड ऑन स्पॉट्स इट इज इन फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में होता है, मतलब कुछ इस तरह से, थोड़ा सा नीचे ऐसे होता, स्टील का ही है, बिल्कुल ऐसे नहीं गिर जाएगा, ठीक है।
When vapor pressure is low, roof rests on spots and rises whenever there is increase in pressure. Vapor pressure low है तो नीचे रेस्ट करेगा और राइज कर जाएगा ऐसे जब मेरा प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। Excess vapors are allowed to vent through a control valve on a roof. यहाँ पर कंट्रोल वॉल्व भी लग जाती है, और अगर मेरा कुछ ज्यादा ही प्रेशर हो गया, होल्ड नहीं कर पा रहा, तो उसको हम वेंट आउट भी कर देते हैं, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज क्या हुई? मेटल बेंडिंग, क्योंकि ये मेरा मेटल है ना बेसिकली। इन सारों की बैलून और ब्रीथर, बैलून और ब्रीथर की डिसएडवांटेज है, मेरा ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, बैलून की तरह ही हो रहा है ये भी, कोन वाला भी, और ये जो मेरा स्पेरिकल वाला है ये भी बैलून की तरह हो रहा है। तो इसमें क्या मेरा फैटिक आएगा बेसिकली। तो मेटल बेंडिंग मेरा क्या क्रैक क्रिएट करेगी, ठीक है। और ये मेरा लिफ्टर हो गया, इसमें मेरा क्या, इसमें मेरा बेंडिंग वाला सिस्टम नहीं है, तो इसमें फैटिक वगैरह नहीं आएगा, और ये आसानी से क्या लिफ्ट हो जाता है क्योंकि इसमें व्हील्स वगैरह सिस्टम है, ठीक है। तो मूविंग रूफ टैंक हो गया। फ्लोटिंग रूफ टैंक, अब देखो फ्लोटिंग रूफ टैंक, ये इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ठीक है। तो फ्लोटिंग रूफ टैंक हुआ मेरा बेसिकली इतने टाइप्स के रहते हैं, पैन, पॉन्टून, बॉय, डबल डेक, इनर फ्लोटिंग। ये हम इकट्ठे देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पैन टाइप। पैन टाइप बेसिकली मेरा ये वाला टैंक है, और इसके ऊपर क्रूड ऑयल है, और इसके ऊपर मेरी क्या एक लेयर सरफेस जो रूफ है, बेसिकली रूफ के उससे डिसाइड हो रहा है मेरा टैंक कैसे बन रहा है। तो सिंपल एक रूफ लग जाएगी, ठीक है। ये बोलते हैं हम पैन टाइप। जैसे मेरा पैन होता है ना बेसिकली, जो पैन होता है अपने घरों में यूज करते हैं कुकिंग के लिए, वही वैसे ही हम एक मेटल की शीट उसके ऊपर रख देंगे, किसके, क्रूड ऑयल के ऊपर, जो उसके ऊपर क्या तैरती रहेगी, फ्लोट होती रहेगी, ठीक है। पर इसकी डिसएडवांटेज, ये सबसे अनकॉमन है, क्योंकि इसके लिए एक पंचर हुआ और ये क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है। एक पंचर हुआ डूब जाएगी। लीस्ट स्टेबल, स्टेबिलिटी इज इफेक्टेड बाय रेन। अगर रेन आ रही है तो उसके ऊपर ही हो जाएगी, स्नो वगैरह सब इकट्ठी हो जाएगी। और लीक इन द रूफ विल कॉज इट टू सिंक। लीक इन द रूफ मेरा क्या, इसको डुबो देगा, सिंपल, समझ गए। अब आता है मेरा पॉन्टून। पॉन्टून बेसिकली मेरा डबल लेयर टाइप है। उसमें मेरा एयर की क्या रहती है, स्पेस रहती है। जो मेरा ये रूफ है ना, ये फ्लोट कर रहा है मेरा किसके ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली डबल लेयर हो गई और बीच में एयर हो गई, एक ही ये लेयर हो गई और ये लेयर हो गई। इनको बोलते हैं कॉलम, जो इनको सेपरेट कर रहे हैं, एयर कॉलम्स को सेपरेट कर रहे हैं, वो मेरे कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट एनुलर रिंग्स ऑफ पॉन्टून्स अराउंड पेरिफेरल एंड अ सिंगल डेक सेंटर, ठीक है। स्टेबिलिटी इज नॉट इफेक्टेड बाय लीक इन एनी ऑफ द कंपार्टमेंट। इसमें अगर मेरा लीक होता है तो एक ही में लीक होगा। बेसिकली इंसुलेशन भी इसमें क्या रहती है, बीच में एयर है, तो इसमें इंसुलेशन थोड़ी अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू पैन टाइप। क्यों? क्योंकि अगर मेरा बाहर गर्मी ज्यादा है ना, या फिर स्नो है, तो उसका क्या टेम्परेचर हीट ट्रांसफर हो जाएगा बेसिकली। अगर मेरी ठंड है तो मेरा ऑयल क्या हो जाएगा, जम जाएगा। अगर गर्मी है तो मेरा वेपर प्रेशर उसका इंक्रीज हो। तो इसमें बीच में एयर एक तरह से क्या आ गई, इंसुलेशन की आ गई। तो पैन टाइप से थोड़ा इंसुलेशन इसका अच्छा वर्क करता है, ठीक है। और ये पॉइंट्स पढ़ लेना यार, ये पॉइंट्स, ठीक है। बेसिकली मैं जो बता रहा हूँ वही मेन है, ओके। बॉय, अब मेरा जो ये कॉलम है ना, कॉलम टाइप, इसमें मेरा क्या, एक बॉयज करके लगा देते हैं, बॉयज, ठीक है। बॉयज अपना ऑफशोर में पढ़ा हुआ, अपने बॉयज पे पूरा अच्छा खासा चैप्टर है। तो बॉयज यहाँ पर मेरे को जो मेरा बल्कि बॉयंसी फोर्स इंपैक्ट करता है, जो ऊपर तैरते रहते हैं, जो शिप वगैरह होता है, तो वही चीज होती है, वो चीज लगा देते हैं। तो इसमें क्या, ये मेरा हेल्प करता है। अगर मेरा इन केस पंचर वगैरह अच्छा खासा हो भी गया या रप्चर हो गया, तो डूबने नहीं देगा। जो बॉयज होते हैं ना मेरे, डूबने नहीं देते। ये होता है मेरा बॉय टाइप, जिसमें बॉयज लगे होते हैं, बॉय बोलते हैं वैसे इसको इंग्लिश में, बॉयज, या फिर अपना इंडिया वगैरह में बॉयज बॉय बोलते हैं। तो बेसिकली ये डूबने नहीं देता, इसका मेन ये रीजन है, ठीक है। और अगर मेरा क्रूड ऑयल होगा भी ना, तो ऐसे बॉय रूफ, बेसिकली ये क्या रहता है, लेग्स रहती है, जो इसके ऊपर ये सारे बॉयज क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। अगर मेरा अंदर क्रूड ऑयल नहीं है, खाली है टैंक, तब, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रहता है मेरा।
डबल डबल डैक रूफ, वही सेम, इसमें मैंने एक और कंपार्टमेंट डाल दी, ठीक है, डबल डैक कर दी, तो इसमें मेरा कुछ अच्छा एडवांटेज आ गया, एयर स्पेस आ गया और हीट ट्रांसफर वगैरह कुछ ज्यादा अच्छा हो गया, ठीक है। तो ये डबल डैक रूफ हो गया। तो बेसिकली ये मेरा फ्लोटिंग रूफ टैंक था, ठीक है, फ्लोटिंग रूफ टैंक। तो मेरा फ्लोटिंग रूफ टैंक मैं किस में यूज करूंगा, जिसमें मेरा वेपर प्रेशर, जो मेरा वोलेटाइल क्रूड ऑयल का फिक्स रूफ टैंक किसमें यूज करूंगा, जो मेरा वोलेटाइल नहीं होगा, जो नॉन वोलेटाइल क्रूड ऑयल होगा, ठीक है। तो इसी के बेस पे अब हम देखते हैं हमारा जो ये मेन, ये चीज इंपॉर्टेंट, अभी ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज, क्लासिफिकेशंस हमने एक तरह से क्या डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में अपने स्टोरेज टैंक्स। एक मेरा, आपको पता होगा, फ्लैश पॉइंट होता है एक, और एक फायर पॉइंट होता है। फ्लैश, अगर मैं किसी क्रूड ऑयल को, मान लो लैब के अंदर मैं किसी क्रूड ऑयल को गर्म कर रहा हूं ना, तो इसके वेपर्स बनेंगे, ठीक है। और यहां पर मेरा क्या एक इग्नाइटर है, जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे सबसे पहला मेरा एक फ्लैश बनेगी, यानी एक चिंगारी, एकदम से वेपर एकदम ऐसे फ्लैश टाइप बनेंगे स्टार्टिंग में पहले, तो वो मेरा फ्लैश पॉइंट होगा, यानी कि उस पॉइंट पे, उस टेम्परेचर पे मेरे इतने वेपर्स आ जाएंगे। इस लैब से, इस जो मैंने लैब में टेम्परेचर पता करा अभी फ्लैश पॉइंट, अब मेरा रियल लाइफ में क्या होगा कि मैं इस टेम्परेचर तक कभी जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा क्या, उस टेम्परेचर पे इतने वेपर्स बन जा रहे हैं कि अगर छोटी सी भी मैं चिंगारी दिखा रहा हूँ ना, तो एक तरह से फ्लैश हो जा रहा है, ठीक है, आग नहीं लगेगी। अब और ज्यादा गर्म करता रहूं तो और ज्यादा वेपर्स बनेंगे। अब आता है मेरा फायर पॉइंट। अब किसी टाइम के लिए अगर मेरा मान लो 4-5 सेकंड होता है तक वो चिंगारी जलती रही, जो वो मेरी फ्लैश है वो जलती रही, तो वो होता है मेरा फायर पॉइंट, यानी उसके बाद आग लग जाएगी। अगर उस पर टेम्परेचर हुआ और कहीं से छोटी चिंगारी आई तो आग लग जाएगी। तो ये बेसिकली डिसाइड करने में मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरा टैंक के टाइम, फ्लैश पॉइंट, ठीक है। फ्लैश पॉइंट तक हमें कभी टेम्परेचर, क्योंकि जो मेरा आसपास का टेम्परेचर रहता है उसके हिसाब से मैं क्या करता हूँ, डिसाइड करता हूँ, या मेरे को वेपर नहीं बनने देने होते। तो क्लास 1 जिसका फ्लैश पॉइंट है मेरा 21 डिग्री सेल्सियस, एग्जाम्पल मोटर एंड एविएशन गैसोलिन्स, जो मेरी मोटर की या जो अपना पेट्रोल वगैरह डलता है, या एविएशन का गैसोलिन्स जो जेट फ्यूल है बेसिकली मेरा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फ्लोटिंग रूफ टैंक यूज करूंगा, ठीक है, या फिर फिक्स रूफ विद इंटरनल फ्लोटिंग रूफ टैंक, या फिर फिक्स रूफ जो मेरा प्रेशराइज हो, यानी कि मेरा वो वेपर ना बनने दे, ऊपर से मैं ऊपर अलग से मैं गैस डाल के रखूँ उसमें, उसको वेपर नहीं बनने देने। बेसिकली फ्लोटिंग रूफ में मेरा क्या नॉन वोलेटाइल के लिए और वोलेटाइल के लिए होता है यूज। तो मेरा क्लास 1 वोलेटाइल है, यानी 21 बहुत कम टेम्परेचर पे मेरा क्या वो आग पकड़ लेगा 21 डिग्री सेल्सियस पे। क्लास 2 21 से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच में जिनका फ्लैश पॉइंट लाई करता है, उनके लिए फ्लोटिंग रूफ, नॉन प्रेशर फिक्स्ड रूफ टैंक विद इंटरनल फ्लोटिंग डेक, नॉन प्रेशर फिक्स्ड रूफ टैंक विद एटमॉस्फेरिक वेंट्स। इसमें थोड़ी बेसिकली इससे थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है। क्लास 2 ये मेरा मिडल वाला काम करता है, ठीक है। क्लास 3 में हम करते हैं फिक्स्ड टाइप, इसमें मेरा फ्लोटिंग और इसमें मेरा फिक्स्ड, ठीक है। तो क्लास 3 जिनका मेरा फ्लैश पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है 55 डिग्री सेल्सियस है, उससे पहले उसमें कोई वेपर नहीं बनेगा, उससे पहले कोई फ्लैश नहीं होगी, जैसे डीजल हो गया, गैस ऑयल होगी, मीडियम एंड हैवी फ्यूल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड बिटुमेन। तो नॉन प्रेशर फिक्स्ड रूफ टैंक विद एटमॉस्फेरिक वेंट, सिंपल फिक्स्ड रूफ टैंक लगा दो जिसमें एटमॉस्फेरिक वेंट हो तो अपना काम चल जाएगा। टैंक्स विच कंटेन हैवी फ्यूल और बिटुमेन्स आर इंसुलेटेड एंड हीटेड, ठीक है। तो ये मेरे क्या टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे मेरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो रहा है उसके हिसाब से मैं टाइप सेलेक्ट कर रहा हूँ। तभी मैंने थोड़ी पहले कंस्ट्रक्शन पढ़ाई कि फ्लोटिंग रूफ आपको पता लग जाए क्या होता है, फिक्स्ड रूफ क्या होता है। जितना मैं बोल रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट है, वरना पीपीटी में भी दुनिया भर का लिखा है, ठीक है। तो ये अपनी लास्ट स्लाइड नहीं सॉरी अभी है थोड़ी सी और। तो ये मेरी मटेरियल stored medium to heavy crude oil gas tight cone roof tanks without vapor, सोल क्रूड ऑयल पैन टाइप। ये बेसिकली बताया हुआ है कि लाइट क्रूड ऑयल के लिए कौन सा बेस्ट रहता है, सोल क्रूड ऑयल के लिए कौन सा बेस्ट रहता है,
और हैवी क्रूड ऑयल के लिए कौन सा बेस्ट रहता है। और जो अपना स्टैंडिंग स्टोरेज ऑफ क्रूड रूफ टैंक, ब्रीथर रूफ टैंक, बैलून रूफ टैंक और लिफ्टर। जो अपना स्टैंडिंग स्टोरेज ऑफ क्रूड रूफ टैंक्स, जो अपना ये बताया था मैंने कौन सा, मूविंग, जिनका मूव हो सकता था मेरा रूफ टैंक्स का, ठीक है, वो इसके लिए यूज होंगे। तो ये बेसिकली मटेरियल सोल्ड और टैंक टाइप बताया हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा उस टैंक की मेंटेनेंस, दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी टैंक पढ़ा है। इसमें पता क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा इसमें मेन चीज इस पे आएगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। आप देख लेना 21, 21, 55, ये आपको याद रखना है, 21 एंड 55 ये वाला टर्म। और इस पे मेरा फ्लोटिंग होता है और इस पे मेरा फिक्स्ड रूफ टैंक होता है, ये याद रखना है बस। और इसमें सब अनइम्पोर्टेंट है, इवन जो भी मैं बोल रहा हूँ ना मेंटेनेंस, ये भी अनइम्पोर्टेंट है। तो टैंक मेंटेनेंस बेसिकली दो चीजें होती है इसमें, पेंटिंग एंड कोरोजन। पेंटिंग एंड कोरोजन, पेंट हम किस लिए करते हैं, ताकि मेरा क्या हीट ट्रांसफर ना हो, ठीक है। हीट ट्रांसफर कोरोजन से बचाता है और रिएक्ट नहीं होने देता मेरे क्रूड ऑयल को, किससे, जो मेरा मटेरियल जिस मटेरियल से बना है, तो हम पेंटिंग करते हैं। और दूसरा कोरोजन, कोरोजन तो बेसिकली मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर एक चीज जगह आती है। तो हम कोरोजन को रोकने के लिए जो अपने स्टेप्स जो हमने पढ़े हुए हैं, या तो गैल्वेनिक, केमिकल कंसंट्रेशन एंड ऑक्सीजन टाइप्स, गैल्वेनिक सेल अपने लगाते हैं, सैक्रिफाइसिंग जो होता है इलेक्ट्रोड होता है वो लगाते हैं, या फिर हम इनके मतलब बेसिकली कोरोजन से बचने के लिए ये चीजें करते हैं, ठीक है। तो और क्या, एंटी कोरोजन केमिकल्स भी डाल देते हैं कई बार हम क्रूड ऑयल में, या फिर पेंट भी मेरा कोरोजन से बचाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा क्या स्टोरेज टैंक था। स्टोरेज टैंक में मेरा इंपॉर्टेंट ये था कि मेरा मूविंग क्या होता है, फ्लोटिंग क्या होता है, फिक्स क्या होता है, और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। ये बहुत छोटा टॉपिक था, बहुत से लोग इसको छोड़ भी देते हैं, और इसमें इतना आपको ध्यान भी नहीं देना, इसमें ज्यादा डीप पे नहीं जाना। कभी आप बुक्स वगैरह खोलने लग जाओ कुछ न्यूमेरिकल, इसमें कुछ नहीं है इतना, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए पड़े हैं गेट के लिए, वो करने हैं आपको, ठीक है। तो ये मेरा स्टोरेज टैंक खत्म हुआ, ठीक है, स्टोरेज टैंक टॉपिक खत्म हुआ। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।